नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के 37 विधायक इस वक्त गुवाहाटी में हैं, एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इन 37 विधायकों की उपस्थिति का सबूत मेरे पास में है। 37 विधायकों के एक साथ होने का वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा। शिवसेना के 37 विधायकों के साथ 8 निर्दलीय विधायक भी शिंदे के साथ इस वक्त गुवाहाटी के एक होटल में मौजूद हैं। और ताजा खबर यह है कि शिवसेना के 3 और एमएलए अब से थोड़ी देर बाद गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, वो रास्ते में हैं। उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ 13 विधायक बचे हैं। 2 एमएलए ऐसे हैं जिनके बारे में सस्पेंस बना हुआ है, वो किसके साथ है अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो संख्या बल है, उनके पास जो नंबर है, उसके आधार पर वो शिवसेना की सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि शिंदे और उनके एमएलए के साथ बीजेपी के 106 और देवेंद्र फडणवीस का साथ देने वाले 7 इंडिपेंडेंट की ताकत भी है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 एमएलए हैं, यह नंबर पार्टी में विभाजन के लिए पर्याप्त है। उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता। अपनी पार्टी को असली शिवसेना साबित करने के लिए कानून के मुताबिक एकनाथ शिंदे को 37 विधायकों की जरूरत है और शिंदे के पास इससे कहीं ज्यादा 40 का संख्या बल है। आज एकनाथ शिंदे ने अपने साथ खड़े विधायकों से कहा, हमारे पीछे एक बड़ी ताकत है, वो ताकत हमें कोई कमी नहीं होने देगी। इसका मतलब एकनाथ शिंदे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, बीजेपी की फोर्स है। इसका मतलब यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको गुवाहाटी से आया वो वीडियो दिखाता हूं जो उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए विदाई संदेश बनकर आया। आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय घ्यायचा आहे तो सर्व एक मात्र आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। हातवर करा सगळ्यांनी, तुम्ही स्वीकारा नेतृत्व एकच आहे जे काय सुख दुःख आहे। एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों को एड्रेस कर रहे हैं और उनसे यह भी कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पीछे एक बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में आपको 45 एमएलए दिखाई देंगे। शिवसेना के 35 विधायक जो पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, जबकि 2 एमएलए अब से कुछ देर पहले गुवाहाटी पहुंचे। आज जो विधायक मुंबई से गुवाहाटी आए उनमें संजय राठौर और दादाजी भुसे शामिल हैं। इसके अलावा एक और इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन भी शिंदे के कैंप में चली गई हैं। इस बीच जिस तरह शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, गुवाहाटी पहुंचने वाले एमएलए का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे एकनाथ शिंदे के हौसले बुलंद हैं। आज उन्होंने होटल में सभी विधायकों के साथ जब मीटिंग की, उसमें उन्हें भरोसा दिलाया अब मंजिल करीब है, घबराना नहीं है, उनके पीछे एक शक्ति खड़ी है, एक नेशनल पार्टी उनके साथ है, उन्होंने साफ साफ कहा, एक राष्ट्रीय दल उनके साथ है जो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। ये भी आप सुनिए। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। आज जब शिंदे अपने सपोर्टर से कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टी का सपोर्ट उनके साथ है और ये वीडियो जब मुंबई पहुंचा तो शरद पवार परेशान हो गए। उन्होंने पूछा आखिर वो कौन सी पार्टी है। पवार ने देश की सारी पार्टियों की लिस्ट लेकर पत्रकारों के सामने बात कर रहे थे और गिनकर बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 6 पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। सूरत और असम में बागी विधायकों के लिए इंतजाम कौन कर रहा है। अब ये बात एकनाथ शिंदे यांचं एक इंटरव्ह्यू व्हायला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं स्टेटमेंट केले की आम्हाला एका राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा आहे, एका राष्ट्रीय पक्षाचा। माझ्याकडे देशातल्या सगळ्या पक्षांची यादी आहे
आणि या यादीमध्ये देशामध्ये राष्ट्रीय पक्ष कोण? 1 भाजप, 2 मायावती, 3 कम्युनिस्ट पार्टी CPI, 4 CPM, 5 इंडियन नॅशनल काँग्रेस सोनिया गांधी आणि 6 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. ही 6 अधिकृत इलेक्शन कमिशननी प्रसिद्ध केलेली यादी आहे. आता तुम्हीच बघा की CPI, CPM, काँग्रेस, या सगळ्या राष्ट्रवादी, या सगळ्यांच्या ह्याच्यात हात आहे का? याचा कोणी याच्यात पाठिंबा देणार असेल का? मग जे नाही हे याचा तुम्ही विचार केला तर आहेच कोणीही सांगण्याची गरज लागत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की सुरतला आणि आसामला जी व्यवस्था करणारे लोक आम्हाला दिसते ते अजित पवारांच्या फजितीचे आहेत असं मला वाटत नाही, पण माझ्या फजितीचे आहे. उदाहरणार्थ सुरतला भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील मराठी ग्रस्त आहेत, ते तिथले अध्यक्ष आहेत, ते पार्लमेंटचे मेंबर आहेत, संसदेमध्ये आम्हाला मिळतात. अब जरा सोचिए, क्या ये सवाल पूछने की ज़रूरत है? शरद पवार भी जानते हैं, उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि शिंदे के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है. बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सी नेशनल पार्टी है, ये कोई सीक्रेट नहीं है. उद्धव ठाकरे करीब करीब हार मान चुके हैं, क्योंकि जब जब उद्धव ठाकरे की तरफ से दावा किया जाता है कि 20-22 MLAs उनके साथ हैं, तब तब एकनाथ शिंदे ये साबित कर देते हैं कि शिवसेना के ज़्यादातर विधायक उनके साथ हैं. आज सुबह भी शिंदे ने अपने साथ मौजूद विधायकों की तस्वीरें जारी करके साबित कर दिया था कि 42 विधायक गुवाहाटी में उनके साथ मौजूद हैं. मैंने इस तस्वीर की जांच की थी, साफ हो गया था कि 42 MLA में से 35 जो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं शिवसेना के हैं और 7 इंडिपेंडेंट MLAs हैं. जब उद्धव की तरफ से यह दावा किया गया कि 20 MLAs उनके टच में हैं, वापस आना चाहते हैं, इसका जवाब इन विधायकों ने शिंदे के समर्थन में नारेबाजी करके दिया. भारत माता की जय और बाला साहब ठाकरे की जय के नारे लगाए. उद्धव ठाकरे को अब डर है कि एकनाथ शिंदे का ग्रुप उनकी सरकार गिराने के साथ साथ उनकी शिवसेना पर भी कब्जा कर सकता है, शिवसेना के इलेक्शन सिंबल पर अपना दावा ठोक सकता है. एकनाथ शिंदे ने दिखाया कि न सिर्फ शिवसेना के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, बल्कि यह भी दावा किया कि शिवसेना के 18 लोकसभा MPs में से 14 उनके साथ आने वाले हैं. यह फिगर चौंकाने वाली है. शिंदे मानते हैं कि उनकी शिवसेना ही असली शिवसेना है. ऐसे में शिवसेना का इलेक्शन सिंबल तीर धनुष उन्हें मिल जाना चाहिए. शिवसेना मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा आणि आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. आणि एकनाथरावजी शिंदे साहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. धर्मवीर आनंद दिगंचा. ये MLAs नारे लगा रहे थे, एकनाथ शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और ये वाकई में उनके साथ खड़े हैं. इसीलिए शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे को आज एक लंबा लेटर लिखा गया. कल उद्धव ठाकरे ने इन MLAs से मुंबई लौट आने की इमोशनल अपील की थी, सामने आकर उनसे बात करने के लिए कहा था. आज शिंदे के सपोर्ट में खड़े विधायकों ने इसका करारा जवाब दिया. इस लेटर के मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूं. इन MLAs ने लिखा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का था, तो भी शिवसेना के MLAs को कई घंटे CM हाउस के गेट के बाहर खड़े रहना पड़ता था. विधायकों का CM तक पहुंचना मुश्किल हो गया था. एक शिकायत यह भी थी कि विधायकों को आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या जाने से रोक दिया था. शिवसेना के बागी विधायकों की एक बड़ी शिकायत यह भी थी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में कांग्रेस और एनसीपी के MLAs के काम तो तुरंत हो जाते थे. कांग्रेस और एनसीपी के MLAs से मुख्यमंत्री मिल भी लेते थे और उनके डेवलपमेंट फंड को मंजूरी भी मिल जाती थी, जबकि शिवसेना के विधायकों को विकास के काम के लिए पैसे नहीं मिलते थे. उनका कहना है कि शिवसेना के विधायकों को जितने भी काम कराने होते थे
उनमें सिर्फ एकनाथ शिंदे ही मदद करते थे। की राष्ट्रवादी असेल की काँग्रेस असेल हे आपल्याला हम लगातार आपको ये चेतावनी दे रहे थे कि ये जो कांग्रेस और एनसीपी है ये शिवसेना को खत्म कर देंगे। आपने पिछले जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव में देखा होगा, हम लास्ट नंबर पर थे। इन चुनाव में बीजेपी नंबर 1, एनसीपी नंबर 2 और कांग्रेस तीसरे और शिवसेना चौथे स्थान पर रही। हमने तब भी आपसे कहा कि ये पार्टियां हमें खत्म कर रही हैं। किसी भी विधानसभा में देखिए, तहसीलदार, लेखपाल और पुलिस अधिकारी तक हमारे नहीं है। कौन हमारी बात सुनेगा, कौन हमारा काम करेगा? हमने बार बार आपसे ये बात कही, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। व्यथा आम्ही उद्धव साहेबांकडे नेहमीच मांडल्या। उद्धव साहेब तुम्ही त्याच्यावर महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उस पर ताजा जानकारी के लिए दो संवाददाता हमारे साथ हैं, निर्णय कपूर और आनंद पांडे। पहले निर्णय में आपसे पूछना चाहता हूं कि आज दोनों कैंप की तरफ से जो दावे किए गए उसका जिक्र मैंने किया। इस वक्त गुवाहाटी की असली तस्वीर क्या है? एकनाथ शिंदे के साथ कितने एमएलएज हैं, कितना सपोर्ट है? देखिए, कुल 45 जो विधायक हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। आखिरी जो बैच था वो सूरत से आज शाम को करीब 5:45 बजे 3 विधायक फ्लाई किए, संजय राठौड़, रविंद्र फाटक और दादा भूसे। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों बहुत ही क्रूशल हैं, क्योंकि 2 तो मंत्री थे सरकार में और रविंद्र फाटक तो वो विधायक थे जो जिन्हें दूध बना करके भेजा गया था शिंदे के पास नेगोशिएशन के लिए सबसे पहले दिन ही, और समझाने आए थे वो शिंदे को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे शिंदे ने उन्हें समझा दिया और वो भी आज इस कैंप में जाके शामिल हो गए। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के एकनाथ शिंदे जो दावे कर रहे थे वो आंकड़ा करीब करीब उन्होंने पूरा कर दिया, और अब तो बताया जा रहा है कि उससे ज्यादा विधायक जो उनके साथ हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि अब हमारी जानकारी के हिसाब से सूरत कोई नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे पहले मैसेजेस आ रहे थे कि विधायक यहाँ पहुंचेंगे, मुझे ये लग रहा है कि अब जो बाकी बचे हुए कुछ 3-4 विधायक हैं उन्हें शायद कह दिया गया होगा कि वो अब मुंबई में ही रहें, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो अब बन रहा है गुवाहाटी में, उसको देखते हुए ये साफ दिख रहा है कि स्ट्रेंथ पूरी हो चुकी है। और अब लग रहा है कि अगला जो प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से अगला जो मूव होगा वो शिंदे की तरफ से अब लिया जाएगा। हो सकता है कि वो सभी विधायकों को लेकर के अगले 24 घंटे में जो भी नेगोशिएशंस हैं उसके हिसाब से मुंबई पहुंच जाएं। इसलिए शायद अब कोई और विधायक जो हैं वो गुवाहाटी ना जाएं, और इसीलिए अब जो मूवमेंट है वो भी एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। जो तैयारी थी, जिस प्लानिंग के साथ ये सारा शुरू हुआ था खेल, मुझे लगता है कि शिंदे ने अपना वो टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, और करीब करीब अपनी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी उन्होंने एक तरह से कंसोलिडेट कर ली है। रजत जी, अब निर्णय आनंद पांडे के पास चलते हैं, वो गुवाहाटी में हैं। आनंद, ये बताइए कि क्या इतने एमएलएज हैं इस वक्त गुवाहाटी के इस होटल में एकनाथ शिंदे के साथ में, कि उनके ऊपर अब जो कानून है दल बदल का वो लागू नहीं होगा? जी देखिए रजत जी, 42 विधायक अभी इस होटल के अंदर है गुवाहाटी में, और 3 विधायक गुवाहाटी तो पहुंच गए, अभी इस होटल में पहुंचने वाले हैं। उसमें संजय राठौर है, दादाजी मूसे और साथ ही रविंद्र फाटक है। रविंद्र फाटक एमएलसी हैं और संजय राठौर और दादाजी मूसे एमएलए हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ पे इस होटल में पहुंच जाएंगे तो जो 37 का मैजिक फिगर है, जिसके बाद दल बदल कानून लागू नहीं होता, वो फिगर एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो पा लेगा, और उसके बाद उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और जैसे ही ये विधायक यहाँ पहुंचेंगे, जो कि कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा, एक तस्वीर खींचेगी, एक वीडियो बनाया जाएगा, और उसके बाद आगे का जो कदम है क्या है उसको तय किया जाएगा। जो हमें बताया जा रहा है कि जैसे ही ये विधायक यहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी जाएगी, उस पर इन सभी विधायकों के दस्तखत होंगे, और उनको ये कहा जाएगा कि अब चूंकि एनडीए सरकार अल्पमत में आ गई है और असली शिवसेना हम है, तो ऐसे में ये समर्थन वापसी की बात कहेंगे, गवर्नर को बताएंगे उस खत के माध्यम से। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एकनाथ शिंदे और उनके साथ 1-2 विधायक खुद मुंबई जा सकते हैं कल, लेकिन अभी ये तय होना बाकी है। रात में तमाम बैठकों का दौर चलेगा, और जिसकी बात हो रही है कि इसके पीछे कौन सी बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के नेताओं से भी संपर्क किया जाएगा, और आगे की क्या रणनीति है और क्या फैसला करना है उसको लेकर तय किया जाएगा। जी,
आनंद, अब आपने बताया कि आगे क्या होने वाला है, निर्णय ने बताया इस वक्त क्या हालत है, क्या वस्तुस्थिति है। हम आपसे और लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि निर्णय और आनंद दोनों एक बात बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि 45 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। इसके अलावा 3-4 विधायक और ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ आने वाले हैं, लेकिन उन्हें मुंबई में रुकने को कहा गया है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने दिखा दिया कि उनके पास पर्याप्त एमएलए हो चुके हैं और वो किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ सकते हैं, उनकी सरकार में पलीता लगा सकते हैं। पार्टी के विधायक जिस तरह उद्धव का साथ छोड़कर जा रहे हैं, उससे शिवसेना किस कदर परेशान है, यह संजय राउत की बातें सुन के साफ पता चल जाता है। कल उद्धव ने कहा था अगर कोई उन्हें आकर मुझसे इस्तीफा देने को कहे तो इस्तीफा दे दूंगा। आज संजय राउत ने कहा कि अगर बागी विधायक मुंबई लौट जाएं तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने को भी तैयार हो सकती है, इसके बारे में बात कर सकती है, लेकिन बागी विधायक सामने आकर बात करें। मुझे विश्वास है 20 या 25 तक तो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। अच्छा, आपने देखा 2 विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, अब उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है, ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। हाँ, विकास अघाड़ी के वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो ये कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। नहीं, अगर वो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो क्या अगर वो आप लोगों को कन्विंस करते हैं तो बाहर जाने का ऑप्शन है? ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे, अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। संजय राउत ने जो कहा उसकी पोल एनसीपी के चीफ शरद पवार ने खोल दी। पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी से अलग होने वाला बयान जो संजय राउत ने दिया है ये बागियों को मनाने के लिए दिया है, असलियत नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका फैसला फ्लोर टेस्ट पर हो जाएगा। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। बात ऐसी है कि जो लोग बाहर गए, वहाँ के उनके नेता हैं, उनका कहना है कि वहाँ ये अघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी इन पार्टी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो, और आवश्यकता हो तो हम बाहर करने के लिए भी तैयार हैं, मगर ये आसाम में बैठकर नहीं, ये यहाँ आकर कहने की उन्होंने स्थिति दिखानी चाहिए। और यही बात कल उद्धव ठाकरे जी ने बताई। अब ये बात उद्धव ठाकरे भी जानते हैं और शरद पवार भी कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इन विधायकों को डरा धमका कर ले जाया गया या बीजेपी ने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया या ईडी का डर दिखाया। शिवसेना के 40 एमएलए हंसते खेलते उद्धव के खिलाफ और एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहे हैं। सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जीत के जश्न की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव और उनके साथी हथियार डाल चुके हैं, अपने आप अपनी हार के संकेत दे रहे हैं। पहले आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल से मिनिस्टर होने का टैग हटाया,
फिर उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगले से अपना सामान समेटा। उद्धव ने कहा वो इस्तीफा देने को तैयार है। आज कहा कांग्रेस और एनसीपी से अलायंस तोड़ने को तैयार है। ये सारी बातें देवेंद्र फडणवीस की जीत की तरफ इशारा करती हैं। ये सारी बातें देवेंद्र फडणवीस के उस शेर की याद दिलाती हैं जो उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार बनने के बाद 2019 में विधानसभा में कहा था। तब फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा। और अब फडणवीस वाकई में वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। नंबर गेम में शिवसेना पिछड़ चुकी है, लेकिन उसका पक्ष जानना भी जरूरी है। शिवसेना का पक्ष आज भी यही है कि बागियों में से 20-25 विधायक उनके संपर्क में हैं, दोबारा पार्टी में लौटने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें जोर जबरदस्ती से रोका हुआ है। तो मैंने उनके इस दावे की भी पड़ताल की, बात थोड़ी गलत निकली। असल में संजय राउत के दावे का आधार वो 2 एमएलएज हैं जो आज वापस आए। ये दोनों एकनाथ शिंदे के साथ सूरत गए। इनके नाम हैं नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल। ये आज मुंबई लौटे। तो उनका पक्ष, उनकी बात आपको सुनवा देता हूं और फिर सबूत देखेंगे। इन्होंने दावा किया कि उन्हें अगवा करके, किडनैप करके सूरत ले जाया गया, उनके साथ जबरदस्ती की गई, गुजरात की पुलिस ने उनसे बदसलूकी भी की। वो पार्टी से, उद्धव ठाकरे से बगावत के लिए तैयार नहीं थे। एकनाथ शिंदे ने जबरदस्ती उन्हें अपने साथ दिखाया। आदरणीय भुमरे साहब, ह्या दोघांना मैं जिस गाड़ी में सवार हुआ उसमें पहले से अब्दुल सत्तार और भुमरे के अलावा उनका पीए प्रभाकर मौजूद था। गाड़ी गुजरात की तरफ जा रही थी। इस दौरान उनके फोन चालू हो गए कि वो आया या नहीं, निकला या नहीं। यह सुनने के बाद मुझे लगा कि हमारी सरकार के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ऐसा मुझे शक हुआ। बीच में ट्रैफिक मिला। तक शिवसेना के और भी विधायक मील प्रकाश सुर्वे पूछ रहे थे, क्यों गुजरात ले जा रहे हो? मैं कपड़े या बैग नहीं लाया। तो उन्हें बोला गया कि तुम बैठो। फिर एक आया और बोला, भाई कैलाश गायब हो गया। मुझे खुशी हुई कि एक बाघ निकला। उसके बाद मैंने साहब को मैसेज किया। उन्होंने बोला, तुम उतर जाओ। मैंने कहा, मैं ऐसा फंसा हूं कि निकल नहीं सकता। हम आगे बढ़े और सूरत पहुंचे। सूरत के एक 5 स्टार होटल पहुंचे। उसके बाहर जितनी पुलिस थी उतनी हमने महाराष्ट्र में भी नहीं देखी। होटल में मैंने साहब से कहा, आप मुझे जाने दीजिए, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नंतर मग मी साहेबांना म्हटलं की साहेब माझी इथे राहण्याची इच्छा नाही, मी इथे राहू शकत नाही, मला जाऊ। नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल जो आरोप लगाए थे वो कितने बेबुनियाद थे, इसका सबूत मेरे पास में है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, जिससे साबित हो जाएगा कि नितिन देशमुख को कोई जबरदस्ती सूरत नहीं ले गया। वो अपनी मर्जी से बाकी विधायकों के साथ मजे से गए थे। बाद में उनका मन बदल गया और जब वो वापस आए तो जिस चार्टर्ड प्लेन से वापस आए उसका इंतजाम एकनाथ शिंदे ने किया था। गुवाहाटी में मौजूद एक विधायक तानाजी सावंत ने इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल्स बताई। तानाजी सावंत ने यह भी कहा कि शिवसेना विधायक कैलाश पाटिल ही उनको और नीतीश देशमुख को लेकर गुजरात बॉर्डर तक पहुंचे थे। विधान परिषदेच्या मतदाना दिवशी विधान परिषद के मतदान के दिन दोपहर को मतदान के बाद कैलाश मेरे पास आया और बोला, हमें भाई को मिलने नंदनवन जाना है, वरना आज हम यहाँ क्यों होते। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे मतदान करके घर लौट जाना था क्योंकि 4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बात करते करते हम लोग गुजरात के चेक पोस्ट तक आ गए। कैलाश ने कहा, मुझे डर लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि अब तो जाना ही है। जो उसने ये आरोप लगाए हैं कि मुझे टॉर्चर किया, मुझे जबरदस्ती किडनैप किया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। गन पॉइंट वरती नेला, त्याला प्रेशर केलं, त्याला टॉर्चर केलं, त्याला कोणीतरी धरलं, असलं काहीही झालेलं नाही। अब ये प्राइवेट एयरप्लेन में जो 2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों की बात भी मैं आपको सुनवाता हूं। ये दोनों वो लोग हैं, एकनाथ शिंदे के करीबी हैं। यही नितिन देशमुख को स्पेशल प्लेन से नागपुर लेकर गए थे। अब इन दोनों ने बड़े डिटेल में बताया कि नितिन देशमुख ने सूरत पहुंचने के बाद जब वापस जाने की बात कही, कहा उनकी वाइफ बीमार है, वो लौटना चाहते हैं,
तब एकनाथ शिंदे ने उनके लिए स्पेशल प्लेन का इंतजाम किया और उसी प्लेन से उन्हें नागपुर भिजवाया और ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। बालापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी शिंदे साहब बालापुर के विधायक नितिन देशमुख ने शिंदे साहब से विनती की थी कि घर जाना है, पत्नी बीमार है, बच्चों से मिलना है, मेरे तत्काल घर जाने की व्यवस्था कीजिए। जिसके बाद शिंदे साहब ने देशमुख साहब के वापस जाने की व्यवस्था की। मैं और जेरी डेविड नितिन देशमुख को चार्टर्ड विमान से उन्हें नागपुर एयरपोर्ट तक छोड़कर आए। उनके लिए खाना, नाश्ता सबकी व्यवस्था की, उनका फोटो भी निकाला। उनको हम अच्छे माहौल में छोड़कर आए। वहां जाने पर उनके रिश्तेदार, दोस्त और कार्यकर्ता सब थे, उनके पास ही छोड़कर हम आए हैं। त्यांचे कार्यकर्ते होते आणि त्यांच्या स्वाधीन केल्यानंतरच आम्ही तिथून दोघं रिटर्न आलो। आम्ही त्यांचे मित्र होते। मग हम उनके दोस्त थे, उन्होंने बोला फोटो लेते हैं, हमने उनके साथ फोटो भी निकाला है। मतलब बहुत अच्छे माहौल में हुआ सब। बरोबर म्हणजे एकदम चांगले होते। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। निर्णय, ये जिक्र हो रहा है सूरत का नितिन देशमुख को लेकर के, तो आपके पास क्या जानकारी है? क्या वाकई में उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई? क्या होटल में उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ? देखिए रजत जी, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं जिससे अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस पूरे मामले को हमने अलग अलग सूत्रों से समझने की कोशिश की। हमने होटल के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, पुलिस के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, अस्पताल में भी बात करने की कोशिश की कि आखिर नितिन देशमुख जो क्लेम कर रहे हैं क्या सब कुछ वैसे ही हुआ था। मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात जो हमें पता चली, नितिन देशमुख खुद पहुंचे थे। ये क्लियर है, वो करीब रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में सूरत पहुंचे थे, खुद प्राइवेट व्हीकल में। उनके साथ कोई नहीं था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब वो सूरत पहुंचे तब जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वहाँ मौजूद थे इन विधायकों की सुरक्षा के लिए, उनमें से जो जानकारी हमें मिली उन्होंने बताया कि ये एकनाथ शिंदे से मिले उनके रूम में जाकर के, वहाँ कुछ देर बैठे, बात हुई। उसके बाद जब ये बाहर निकले हैं थोड़ी देर बाद इन्होंने वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया और जो इनकी बातें थी उससे उनको ये लग रहा था कि ये काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि जो ये कह रहे थे वो उसका मतलब ये निकल रहा था कि कहीं ये ऑपरेशन फेल ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूजन था, एंजाइटी बढ़ रही थी। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़खड़ा भी रहे थे और ऐसा भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद ही वॉज अंडर इम्प्रेशन, शायद शराब पी रखी थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये वहाँ पे जब थोड़ा हंगामा भी इन्होंने किया, कुछ गमले वमले जो लॉबी में पड़े हुए थे वो भी तोड़ दिए। उस टाइम कुछ 7-8 पुलिस वाले आए जिन्होंने इनको संभालने की कोशिश की और देखा कि इनकी तबीयत जो है वो थोड़ी बिगड़ रही है। और उस टाइम पे होटल के स्टाफ ने इमीडिएटली 108 इमरजेंसी वैन को फोन किया और इमरजेंसी सर्विस से एम्बुलेंस आकर के इनको करीब सुबह 4, सवा 4 के बीच सूरत के सिविल हॉस्पिटल ले गई, जहां जब इनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया गया तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो करीब 175 के ऊपर था। यानी इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, एंजाइटी थी और बहुत ही एबनॉर्मली ये बिहेव कर रहे थे उस टाइम पे और काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। इसीलिए इनको ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया और उसके बाद ये जब स्टेबल हो गए तब मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ कि खुद एकनाथ शिंदे हॉस्पिटल गए और उनके साथ ये वापस होटल आ गए और उसके बाद ये आराम से सभी एमएलए के साथ सूरत एयरपोर्ट गए, जहां इनका बोर्डिंग पास बना और ये फ्लाइट में बोर्ड करके गुवाहाटी चले गए। और जब ये फ्लाइट में जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें भी जो वहां कैमरामैन मौजूद थे उन्होंने खींची है। ये अकेले इंडिपेंडेंटली चलते हुए जा रहे थे। तो पूरा अगर आप घटनाक्रम देखें तो उसमें कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा है कि इनको किसी ने कहीं पे इन्फ्लुएंस किया हो या इनको इन पर कोई दबाव बनाया गया हो। लेकिन एक बात जो क्लियरली हर जगह से निकल करके सामने आ रही है वो ये थी कि नितिन देशमुख काफी कंफ्यूज लग रहे थे। उनके मन में सिर्फ इस ऑपरेशन को लेकर के आशंका थी कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या ये फेल हो जाएगा। उनके मन में ये था कि अगर ये फेल हो गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे और शायद इसी दुविधा की वजह से वो गुवाहाटी जब पहुंचे तब उन्होंने जो बातचीत की होगी
एकनाथ शिंदे के साथ, उसके बाद उन्हें भेज दिया गया नागपुर। निर्णय जितने डिटेल में आपने ये घटनाक्रम बताया, जैसे ग्राफिक डिटेल्स आपने दी हैं, ऐसा लगा जैसे हम ये घटना देख रहे हो। इसीलिए मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि आपने इतनी डिटेल्स इकट्ठा की और आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि वाकई में उस वक्त हुआ क्या था। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि निर्णय ने जो डिटेल बताई, इससे बिल्कुल साफ है कि नितिन देशमुख के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। वो खुद ही सूरत गए थे, खुद ही वहां से लौटे थे। जब होटल में हंगामा किया तो उन्हें एंग्जाइटी का दौरा पड़ा था। खुद एकनाथ शिंदे ने नितिन देशमुख के लिए रिटर्न के लिए प्लेन का इंतजाम किया था। लेकिन संजय राउत इन दोनों एमएलएस का इस्तेमाल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वैसे भी मान लीजिए 2 एमएलएस जबरदस्ती ले गए थे, ये वापस लौट आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना नंबर एकनाथ शिंदे के पास है, शिवसेना के अंदरूनी सियासत जिस तरह से चल रही है, सरकार के सत्ता समीकरण जो बन रहे हैं, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं, कुछ और विधायक वहां पहुंचने वाले हैं। विधानसभा में अलग गुट बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को जितने एमएलए चाहिए, उनके पास उससे भी ज्यादा एमएलए हैं। ऐसे मुझे लगता है कि संजय राउत वापस लौटे विधायकों के बयानों के आधार पर भले ही दावा कर ले कि शिवसेना के विधायकों को किडनैप करके ले जाया गया है, लेकिन इस वक्त तस्वीरें देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, सबूत देखने के बाद कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। शिवसेना और संजय राउत का डर क्यों है? सबसे बड़ी वजह है कि एकनाथ शिंदे का ग्रुप जिस तरह से उद्धव ठाकरे के समर्थकों के दावों को लगातार काउंटर कर रहा है, करारा जवाब दे रहा है, उससे लग रहा है कि वो जानते हैं कि उनके पास नंबर है और शिवसेना जानते हैं कि उसके पास नंबर नहीं है। इसका एक और इशारा आज मिला जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अभी इस बात का भरोसा हो गया है कि वो सरकार बनाने के लिए अब आगे कदम बढ़ा सकती है। उसे एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों का सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए देवेंद्र फडणवीस पूरी सिचुएशन का अपडेट पार्टी के सीनियर लीडर्स को देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली रवाना होने से पहले दिन में फडणवीस के घर पर बीजेपी एमएलए की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। इस दौरान एक इंडिपेंडेंट एमएलए विनोद अग्रवाल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। फडणवीस के दिल्ली रवाना होने से पहले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने भी उनसे मुलाकात की। प्रवीण दरेकर जब फडणवीस के घर से निकले तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि एकनाथ शिंदे से उनकी बात हुई या नहीं, लेकिन यह जरूर कहा कि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि अब बीजेपी की सरकार बने। अरे पूरे महाराष्ट्र 2-2.5 साल से चाहता है, वो क्या आज थोड़ा चाहता है। चलो चलो सर बोला, चलो सर एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई सर? नहीं, चलो नहीं बात नहीं हुई मेरी। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मिलेंगी, आगे की रणनीति तय करेंगे। ये तय करेंगे महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी कैसे आगे बढ़े, रोड मैप क्या होगा। मेरे साथ भी एक देवेंद्र हैं, देवेंद्र पाराशर, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या खबर है? बीजेपी का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? और देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली आ चुके हैं रजत जी, और उनका आना इस रूप में बहुत दिलचस्प लग रहा है कि वो एकदम अकेले आए हैं। हालांकि कल राष्ट्रपति का नॉमिनेशन है और देश भर से बीजेपी नेताओं को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का आना सिर्फ उस नॉमिनेशन के लिए नहीं हो सकता। उसके पीछे जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आगे के प्लानिंग के लिए। हालांकि अभी तक उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई है। गृह मंत्री अमित शाह पहले नॉर्थ ब्लॉक में थे और तकरीबन 1 घंटे से वो 7LK में हैं प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि कल राष्ट्रपति उम्मीदवार का नॉमिनेशन होना है, तो उस लिहाज से सारी तैयारियां की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री उसके प्रपोजर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति की अगर बात करें तो अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि एक बार जैसे ही सारे नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद एकनाथ शिंदे राजभवन को इन्फॉर्म करेंगे और लेटर ऑफ सपोर्ट भी वो दे सकते हैं बीजेपी को। इस पर भी मंथन चल रहा है। साथ ही साथ जो तीसरी चीज़ हमें बताई गई उसमें यह कि हर एक कानूनी पहलू का विचार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को बखूबी मालूम है कि ये मसला कोर्ट में जाएगा। और जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर की आज बयानबाजी हुई है, उसके बाद बीजेपी नेताओं को और ज़्यादा ये अंदेशा हो गया है कि वहाँ पर कुछ खेल किया जा सकता है। उसके लिए न्यायालय की दहलीज पे जाना पड़ेगा, तो उस लिहाज से पूरी तैयारी होनी चाहिए। बीजेपी का एक आकलन ये है कि जिस प्रकार से विधायक पहुँच रहे हैं गुवाहाटी,
संभव है कि उद्धव ठाकरे अभी भले ही टाइम बाई कर रहे हैं, उसके बाद जब उनको लग जाएगा कि ये विधायक किसी भी तरीके से उनके पास नहीं आ रहे हैं तो शायद वो फ्लोर टेस्ट तक ना जाएं। ऐसा मानने के पीछे बीजेपी की वजह यह है कि उनका कहना है कि उस उद्धव ये नहीं चाहेंगे कि फ्लोर पे जाकर अगर उनके पास शिवसेना के कुछ ही विधायक उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं तो फिर पॉलिटिकली उनके लिए बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर चीज़ें बहुत जल्द होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी का आकलन है कि फिर उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। दूसरी तरफ गवर्नर की स्थिति की बात करें क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, ऑलरेडी हॉस्पिटल में है। आज भी अभी शाम में मैंने चेक किया था तो 99 से 100 के लगभग उनको बुखार अभी रह रहा है। मतलब ये कि अभी अगले 2 से 3 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहने वाले हैं। रजत जी, तो देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि दो बातें बिल्कुल पक्की हैं। रणनीति बनाई जा रही है, तैयारियां हो रही हैं सरकार बनाने की, लेकिन ये किस दिशा में जाएगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि उद्धव ठाकरे कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि अब तक जो संकेत मिल रहे हैं, कल जो उद्धव ठाकरे ने कहा था, आज जो संजय राउत ने कहा, आज जो शरद पवार ने कहा, उन सबसे इस बात के संकेत मिलते हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपना सामान पैक कर चुके हैं। ये कल हमें राजेश ने, हमारे संवाददाता ने मुंबई से बताया था। एक बार फिर से राजेश से बात कर लेते हैं। राजेश, क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे हार मान चुके हैं, बीजेपी की सरकार बनना तय है, या फिर इसमें कोई शक है? देखिए, उद्धव ठाकरे हार मान चुके हैं ये तो तय है। बीजेपी की सरकार कैसे बनती है, एक नाथ शिंदे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा रजत जी। लेकिन उद्धव ठाकरे कम से कम ये मान चुके हैं कि उनकी सरकार जा चुकी है। अब उनकी पूरी कोशिश है कि उनके पार्टी में जो लोग बचे हैं, जो उनका कुनबा बचा है शिवसेना का, उसे एकजुट किया जाए, कम से कम उसे बचा के रखा जाए। क्योंकि बीएमसी चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो कम से कम उसमें बेहतर प्रदर्शन वो कर। यही वजह है कि आज के दिन उन्होंने जो शिवसेना के जो लोअर रंग के लीडरशिप है उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात करके उनको बताने की कोशिश की कि आपको एकजुट रहना है और बीएमसी चुनाव की तैयारियां करनी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सांसदों की भी एक मीटिंग बुलाई थी। हालांकि उद्धव ठाकरे उसमें नहीं पहुंचे, संजय राउत उसमें पहुंचे थे। वहां पर भी सांसदों को यह बताया गया कि आप एकजुट रहिए, आगे की जो राह है वो शिवसेना के लिए अच्छी रहेगी। यानी कि कोशिश यही हो रही है कि जो लोग बचे हैं उनको कम से कम एक साथ रखा जाए। सरकार बचनी मुश्किल है। संजय राउत भले लगातार दावा कर रहे हैं कि 20 से 22 विधायक जो हैं वो गुवाहाटी से उनके संपर्क में हैं, लेकिन जो स्थितियां यहां पर नजर आ रही है, शिवसेना के नेताओं से जो हमारी बात हो रही है, साफ है कि उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं सरकार बचने की। यही देखने को मिल रहा है कि संजय राउत लगातार अपील कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कल यही बातें कही थी कि यहां आके बात कीजिए। शरद पवार ने भी यही बातें की, यानी कि इमोशनल कनेक्ट और एक तरीके से डराने धमकाने की भी कोशिश है किसी तरीके से विधायक। जी राजेश, सारी स्थिति काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि लगातार आपको नजर रखनी पड़ेगी, अपने सोचते से लगातार बात करते रहिए। आपके पास जब भी कोई अपडेट होगा हमसे बात करेंगे। हम एक बार फिर से गुवाहाटी चलते हैं, आनंद पांडे के पास में। आनंद, जिस होटल में विधायक ठहरे हैं वहां कुछ नई हलचल है, कुछ अपडेट आपके पास में है? जी बिल्कुल रजत जी, आपको बताएं कि एक नाथ शिंदे के गुट ने जो मैजिक फिगर है 37 विधायकों का वो अचीव कर लिया है। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर तीनों विधायक पहुंचे हैं, जिसमें से 2 एमएलए हैं, 1 एमएलसी है। दादाजी भूसे और संजय राठौर ये दोनों एमएलए हैं और रविंद्र फाटक एमएलसी हैं। और इन तीनों विधायकों के पहुंचने के साथ ही जो 37 शिवसेना के विधायक अभी इस होटल के अंदर मौजूद हैं और 37 विधायक ही चाहिए, जिसके बाद दल बदल का कानून लागू नहीं होगा एक नाथ शिंदे के गुट पर। और आपको बता दें कि जैसे ही वो अंदर गया, अभी फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है और एक फोटो सेशन होगा, एक शक्ति प्रदर्शन उसको कह सकते हैं। और उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद बताया जा रहा है गवर्नर को इन सभी विधायकों का दस्तखत कराया जाएगा। एक खत लिखा जाएगा गवर्नर को जिसपे इन सभी विधायकों के दस्तखत होंगे और ये कहा जाएगा कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है उससे हम समर्थन वापस लेते हैं, क्योंकि असली शिवसेना हम है। और उसके बाद बीजेपी के साथ बात करके कि आगे और क्या करना है। और ये भी बताया जा रहा है कि आज रात में जो बैठक होगी उसके बाद ये तय किया जा सकता है कि क्या एक नाथ शिंदे और उनके साथ 1-2 विधायक क्या खुद जाकर गवर्नर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि सभी विधायकों को यहाँ से ले जा नहीं सकते। लिहाजा पहले कोशिश ये है कि जाके विधायक से गवर्नर से मुलाकात की जाए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये भी हो सकता है कि एक-एक विधायक जो है वो गवर्नर से बातचीत करे। आनंद, आपने जो कुछ बताया, जो कुछ कंफर्म किया, बीजेपी के 2 एमएलए और 1 एमएलसी वहां पहुंच गए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं निर्णय कपूर को। इन्होंने बहुत देर पहले ये बात बता दी थी।
उन्होंने बता दिया था कि 2 एमएलए और 1 एमएलसी वहां से चल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। और देवेंद्र ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इस समय स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जो शिंदे गुट है वो दल बदल के कानून के खतरे से बाहर हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और लगातार आप लोग नजर बनाए रखिए और मैं भी आपके साथ टच में रहूंगा जैसे कोई अपडेट होगा, डेवलपमेंट होगी। तो देवेंद्र पाराशर, राजेश कुमार का असेसमेंट यह है कि बीजेपी के सरकार बनाना अब तय है। देवेंद्र फडणवीस की फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए ताजपोशी हो सकती है। और खास बात यह कि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार भी महाविकास आघाड़ी की सरकार को लेकर उम्मीद खो चुके हैं। पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाएं। आज पवार ने पहले पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में अजित पवार थे, छगन भुजबल थे, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, एकनाथ खड़से, प्रफुल्ल पटेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सारे लोग मौजूद थे। पवार ने पब्लिकली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी के सारे विधायकों और सांसदों के साथ जो बात की, एक ही क्लियर मैसेज दिया कि ये जो क्राइसिस है ये उद्धव ठाकरे का क्राइसिस है, ये शिवसेना का क्राइसिस है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने विधायकों को मनाएं, अगर नहीं मनाते तो इस्तीफा दे देते हैं, और जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक हम उनके साथ हैं। अजित पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि शिवसेना के विधायकों को कोई शिकायत थी तो उन्हें पहले बताना चाहिए था। इसमें यह तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहाँ उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनका सपोर्ट कर रही है। उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं। वैसा उन्होंने उनके पार्टी के प्रमुख जी को बताना चाहिए था, सीएम जी को, या हमारी जो कभी कभी मीटिंग रहती थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के दो लोग हम बैठते थे, तब उन्होंने ये सवाल उठाना था कि ऐसा ऐसा है। कभी कभी एक पार्टी चलाने के वक्त भी कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो 3 पार्टियां थी, तो कुछ गड़बड़ हुई तो अगर बताए तो उसमें से रास्ता निकाल सकता था। अब अजित पवार जानते हैं कि गड़बड़ तो हो चुकी, गड़बड़ शिवसेना में हुई, नुकसान एनसीपी को होगा, और अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो कांग्रेस को होगा। इसलिए कांग्रेस परेशान है। उद्धव की सरकार गिरेगी तो कांग्रेस हाथ से एक और राज्य की सत्ता निकल जाएगी। वैसे ही उनके साथ ज्यादा राज्य उनके हाथ से जा चुके हैं। हालांकि वो उसमें जूनियर पार्टनर है, लेकिन कम से कम सरकार में है, कहने को तो है। इसी वजह से कांग्रेस के नेता दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीजेपी पर निशाना लगा रहे हैं। शिवसेना की बगावत के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि सत्ता के बागडोर उद्धव के हाथ से निकल गई है। अब कांग्रेस की चिंता अपने विधायकों को बचाकर रखने की है, कहीं उनके विधायक गुवाहाटी ना पहुंच जाए। कांग्रेस ने कमलनाथ को इसी काम के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन वो एक दिन के लिए मुंबई आए और आला कमान को ऑल इज वेल की रिपोर्ट देकर वापस चले गए। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस उद्धव सरकार को बाहर से भी सपोर्ट करने को तैयार है। मैं भाजपा को आह्वान करता हूं, अगर महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है। पर वो नहीं करेंगी, क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी। महाविकास आघाड़ी सरकार को मदद करने की भूमिका स्पष्ट है। समय है तो हम बाहर से भी मदद महाविकास आघाड़ी को दे सकते हैं। अब नाना पटोले ये क्यों कह रहे हैं कि उद्धव सरकार को बाहर से सपोर्ट करने को तैयार है? एक बार फिर से मुंबई चलते हैं, राजेश कुमार हमारे साथ हैं। राजेश, नाना पटोले ने ये क्यों कहा कि वो बाहर से सपोर्ट करने को तैयार हैं?
देखिए रजत जी, जब से नाना पटोले महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रमुख बने हैं तब से वो अजीबोगरीब बयान देते रहे, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो, एनसीपी के खिलाफ हो, शिवसेना के खिलाफ हो, वो लगातार अजीबोगरीब बयान देते रहे हैं। और इसी क्रम में उनका ये बयान है कि वो बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा मतलब निकलता नहीं है। आज सवेरे जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपना निशाना अजीत पवार पर साध रखा था, उन्होंने एनसीपी पर साध रखा था कि इनकी वजह से हमारे विधायकों को भी दिक्कत हो रही थी, उन्हें भी फंड नहीं मिल रहा था। जब संजय शिरसाट जो शिवसेना के विधायक हैं, उनकी चिट्ठी जब सामने आई थी उद्धव ठाकरे को लेकर, फंड्स को लेकर, उसके बाद उन्होंने अजीत पवार पर अपना निशाना साधा नाना पटोले ने। तो वो अजीबोगरीब बयान देते रहते, उनके बयान में ज्यादा कुछ पढ़ने लायक रहता नहीं। ठीक है राजेश, तो बस ज्यादा चिंता नहीं करते कि उन्होंने क्या कहा, और जब आप कह रहे हैं कि वो इस तरह के बयान देते रहते हैं तो ठीक है, वो इग्नोर करते हैं। लेकिन उनके जो दिल्ली में लीडर बैठे हैं, बड़े बड़े नेता, वो क्या कह रहे हैं वो एक बार दर्शकों को बता दें। कांग्रेस जानती है कि महाराष्ट्र में बाजी करीब करीब हाथ से निकल चुकी है, इसलिए शायद नाना पटोले ने इस तरह का बयान दिया। लेकिन दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर एक नया एंगल निकाला जो और भी अजीबोगरीब है। पहले तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है, उसके पीछे मोदी है। और इसके बाद खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के पास वोट कम है, इसलिए वो महाराष्ट्र में तख्ता पलट की कोशिश कर रही है जिससे राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार को जिता सके। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहाँ पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूँ मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहाँ पर अपना सत्ता लानी चाहती है। खड़गे का स्टेटमेंट काफ़ी अजीबोगरीब है, हैरत में डालने वाला है। इस पर मैं कमेंट करूं उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देता हूं, अभी भी महाराष्ट्र से आई है जो आपको बताएगी कि अब महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। शिवसेना ने असेंबली के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिवसेना ने 38 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है ताकि फ्लोर टेस्ट में वो वोट न डाल सके। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को यह लेटर शिवसेना की तरफ से घोषित विधायक दल के नेता अजय चौधरी ने भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको एक बार फिर से बता दूं कि शिवसेना ने एक लेटर भेजा है विधायक दल के नेता अजय चौधरी ने, और यह कहा कि जो 38 विधायक जो बगावत कर चुके हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। राजेश कुमार के पास चलते हैं एक बार फिर से। राजेश, ये बड़ी खबर इस वक्त आई है जो ये बताएगी कि किस दिशा में ये राजनीति जाएगी। बिल्कुल, देखिए शिवसेना अभी भी ऑफेंसिव मुद्रा में नजर आ रही है। मुद्रा में हो ना हो कम से कम दिखना चाहती है कि वो ऑफेंसिव है, वो दब नहीं रही है, वो झुक नहीं रही है एकनाथ शिंदे ग्रुप के सामने। और इसी सिलसिले में, इसी क्रम में ये चिट्ठी जो है अजय चौधरी जो अब शिवसेना के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है डिप्टी स्पीकर को और कहा है कि जो विधायक उन यहाँ मौजूद नहीं है उनका नाम उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा और कहा है इन्हें बर्खास्त किया जाए, इन्हें इनकी विधान सदस्यता जो है वो खत्म कर दी जाए। दूसरी बड़ी खबर एक और मातोश्री से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के मंत्री जो हैं वो असलम शेख आए तो करीब 1 घंटे तक उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। तो यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम जो है रजत जी वो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो राजेश, आपकी जिम्मेदारी है इस घटनाक्रम पर नजर रखिए। और ये जो आपने बात बताई है कि कैसे एक चिट्ठी लिखी, ये एक्सपेक्टेड था। कोशिश शिवसेना यही करेगी कि इन एमएलएस को किसी तरह से वोट न डालने दिया जाए। पहली बार इसकी धमकी शुरू में दी थी, बाद में शिवसेना ने अपनी बात बदल ली थी, फिर इनको मनाने की कोशिश की। तो ये चलता रहेगा, आप नजर रखिए और जैसे कोई अपडेट होगा हमें बताइए, हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है इसकी एक झलक आपने देखी है।
और शिवसेना की जो नई खबर है, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हमने सुनी थी। वो कह रहे थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ये कर रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी नेता से मैं ऐसे बयान की उम्मीद नहीं करता। खड़गे अच्छी तरह जानते हैं कि एनडीए के पास अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए नंबर्स हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उन्हें वोट जिताने के लिए जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट एनडीए के पास हैं। एनडीए के सहयोगी दल ही नहीं, बल्कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और झारखंड की कई रीजनल पार्टीज ने भी उड़ीसा की बेटी और शेड्यूल ट्राइब की उम्मीदवार होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करने का फैसला किया है। वो ऐलान कर चुके हैं। यानी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट की जीत में कोई शक नहीं है। ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहें कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए महाराष्ट्र में सरकार बदलने की कोशिश कर रही है, तो ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। सच तो यह कि द्रौपदी मुर्मू की जीत अब महज फॉर्मेलिटी है। वो कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इससे पहले आज उन्होंने दिल्ली में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई सीनियर नेताओं से मुलाकात की। यह उस वक्त की तस्वीर है जब द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गई। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। द्रौपदी मुर्मू देश की जमीनी समस्याओं को समझती हैं और भारत के विकास के लिए उनके पास एक शानदार विजन है। अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद लिखा कि उनके नाम की घोषणा से ही जनजातीय समाज काफी गौरव महसूस कर रहा है और उन्हें यकीन है कि द्रौपदी मुर्मू के प्रशासनिक और सार्वजनिक अनुभव का फायदा पूरे देश को मिलेगा। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने आज ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। वो कल राष्ट्रपति पद के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगी। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा ने एनडीए में शामिल सहयोगी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अपने 2 मिनिस्टर्स को द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन दाखिल करने के वक्त भेजने का फैसला किया है। विरोधी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेट बनाया है और अगर चुनाव की नौबत आती है तो 18 जुलाई को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बने हुए गुवाहाटी से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अभी शिवसेना के 2 और विधायक होटल पहुंच गए हैं और तस्वीर में आप देख पाएंगे कि एकनाथ शिंदे उनका स्वागत कर रहे हैं। ये 2 विधायक हैं, दादाजी भूसे और संजय राठौर। महाराष्ट्र के सीनियर विधायक हैं। इन दोनों विधायकों के पहुंचने के साथ एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास 37 विधायकों का नंबर कंप्लीट हो गया है। यह आंकड़ा 37 तक पहुंच गया है। अब शिंदे गुट दल बदल के कानून की पकड़ से बाहर हो गया है। एकनाथ शिंदे को इसी नंबर का इंतजार था, 37 एमएलए के पहुंचने का इंतजार था। अब अगला दौर निर्णायक होगा और शिंदे जल्दी ही मुंबई जाकर असली शिव होने का दावा पेश करेंगे और उद्धव ठाकरे की विदाई कंफर्म हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अगली सियासी रणनीति पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और शरद पवार ने एनसीपी के नेताओं से कह दिया कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।